नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री बृहद्रव संग्रह जी ग्रंथराज के स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी जीवादि 6 द्रव्यों के स्वरूपों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जीव द्रव्य के स्वरूप को समझा, पुद्गल द्रव्य के लक्षण को जानते हुए उनके भेदों को भी समझा, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का क्या स्वरूप है इसको समझा। फिर पिछली कक्षा में हमने आकाश द्रव्य को समझा था। आकाश द्रव्य का लक्षण क्या है, आकाश द्रव्य के कितने भेद होते हैं, इसको हमने समझा था। हमने समझा कि जीव और पुद्गल ये जो 2 द्रव्य हैं, इन 2 द्रव्यों को जो चलने में सहायता करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जो ठहरते हुए जीवो पुद्गल को ठहरने में सहायता करता है उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं। जो समस्त द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है, अवगाहन देता है, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने इस आकाश द्रव्य के 2 भेद किए थे, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। जितने स्थान में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर कोई भी द्रव्य नहीं पाया जाता है, मात्र एक आकाश द्रव्य ही रहता है, उसे हम अलोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश और अलोकाकाश ये जो आकाश द्रव्य के 2 भेद किए गए थे, ये 2 भेद 2 खंड खंड स्थितियां ना होकर के एक अखंड द्रव्य ही है, लेकिन जीवादि 6 द्रव्यों के सद्भाव की अपेक्षा से लोकाकाश और जीवादि अन्य द्रव्य जो हैं उनके अभाव की अपेक्षा से अलोकाकाश का कथन किया गया था। अब आज की कक्षा में हम काल द्रव्य के स्वरूप को समझेंगे। काल द्रव्य क्या है, काल द्रव्य के कितने भेद होते हैं और उनका क्या स्वरूप है, इसको आज की कक्षा में हम समझेंगे। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। दौव परिवट्टरूवो जोसो कालो हवेव वहारो, जोसो कालो हवेव वहारो परिणामादि लक्खो वट्टण लक्खो परमट्ठो दौव परिवट्टरूवो जोसो कालो हवेव वहारो, जोसो कालो हवेव वहारो परिणामादि लक्खो वट्टण लक्खो परमट्ठो। एक बार आप लोग उच्चारण करें। दौव परिवट्टरूवो जोसो कालो हवेव वहारो, जोसो कालो हवेव वहारो परिणामादि लक्खो वट्टण लक्खो परमट्ठो। देखें यहां बता रहे हैं, अभी अपन ने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य को समझा कि जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करे वो धर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायता करे वो अधर्म द्रव्य,
जो जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों के लिए अवगाहन देता है, स्थान देता है, वो आकाश द्रव्य। अब यहां बता रहे हैं कि जितने भी ये द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल हैं, इन जीव और पुद्गल में परिवर्तन नजर आता है। ये द्रव्य हमेशा एक से नहीं बने रहते। जैसे हमारा शरीर है, पहले बचपन थे, फिर जवानी हुई, फिर बुढ़ापा आया, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन में कोई ना कोई द्रव्य सहकारी होता है। हर एक पदार्थ में परिवर्तन होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य है तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य जरूर होगा। जब उत्पाद होगा तो व्यय भी होगा। तो जहां पर उत्पाद और व्यय होगा, नवीन नवीन पर्याय बनेंगी, पुरानी विनसेंगी, उनमें जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन में कोई ना कोई द्रव्य सहकारी होता है। तो वो जो परिवर्तन में सहकारी द्रव्य है, उसी का नाम है काल द्रव्य। देखें, दव्य परिवट्ट रूपो। दव्य यानी सभी द्रव्यों के, परिवट्ट यानी परिवर्तन में, रूपो परिवर्तन स्वरूप जो है, सो कालो हवेई, उसको काल द्रव्य जानना चाहिए। जो यानी जो द्रव्य का परिवर्तन स्वरूप है, अर्थात जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी होता है, सो कालो हवेई, उसको काल द्रव्य जानना चाहिए। यहां तक काल द्रव्य की परिभाषा बता दी। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो स्वयं परिणमन करता है और अन्य द्रव्य को परिणमन करने में सहायक होता है, उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य दूसरे द्रव्यों को परिणमाता नहीं है कि दूसरे द्रव्य काल द्रव्य के कारण से परिणमित हो रहे हैं। सभी द्रव्य अपने अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होते हैं। जिसमें जो उत्पाद व्यय हो रहा है, वो द्रव्य के स्वयं के उपादान शक्ति से ही उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। बिना काल द्रव्य की सहायता के उत्पाद व्यय नहीं होगा। उत्पाद व्यय द्रव्य जो होगा, वो द्रव्य में ही होगा, द्रव्य की उपादान शक्ति से ही होगा, लेकिन काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कुम्हार का जो चाक होता है, उस चाक के बीच में एक कील लगी होती है, उस कीली की तरह। जैसे चाक घूमेगा, वो चाक अपनी स्वयं की उपादान शक्ति से घूमेगा। उसको जब डंडे से घुमाया जाएगा तो वो अपने आप घूमेगा, लेकिन वो जो बीच में कील लगी हुई है, उस कील की सहायता से ही वो अपनी धुरी पे घूम रहा है। यदि कील नहीं होगी तो वो चाक भी नहीं घूम पाएगा। इसी प्रकार से यहां पर कुम्हार के चाक की तरह ही ये काल द्रव्य भी हमारे परिवर्तन में सहायक होता है। अब इस काल द्रव्य के दो भेद किए जाते हैं, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। तो यहां बता रहे हैं, परिणाम आदि लक्षो व्यवहारो। जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। और बट्टण लक्षो या परमट्ठो, बट्टण लक्षो जो वर्तना लक्षण वाला होता है, उसे परमट्ठो अर्थात परमार्थभूत अर्थात निश्चय काल कहते हैं। फिर से देख लें, दव्य परिवट्ट रूपो जो, अर्थात जो द्रव्यों के परिवर्तन स्वरूप है, सो कालो हवेई, उसको हम काल द्रव्य कहते हैं। उसके दो भेद हैं, व्यवहार काल, निश्चय काल। तो परिणाम आदि लक्षो, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, वो व्यवहार काल है। और वट्टण लक्षो, वर्तना लक्षण वाला है, वो परमट्ठो अर्थात परमार्थभूत निश्चय काल कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, ये परिणाम आदि लक्षण क्या है और वर्तना लक्षण क्या है? वर्तना लक्षण किसे कहते हैं? वर्तना का मतलब होता है प्रति समय होने वाला परिवर्तन। हमारे जितने भी द्रव्य हमारे देखने में आ रहे हों, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल हो, जो भी द्रव्य हैं उनमें प्रति समय परिवर्तन होता है। तो जो प्रति समय का परिवर्तन है, उसको हम वर्तना बोलते हैं। वो वर्तन है, वर्तन करना। तो वर्तन जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है, लेकिन वर्तना हमारे देखने में नहीं आती। वर्तना को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसको कह नहीं सकते, वचन के अगोचर है। प्रति समय का परिवर्तन हमारी दृष्टि गोचर नहीं होता। हमारे दृष्टि गोचर होता है घड़ी घंटा दिन आदि का।
1 घंटे का, 10 घंटे का, 1 दिन का, 1 महीने का, ये जो परिवर्तन होता है वो हमारे दृष्टिगोचर होता है और उसको ही व्यवहार काल कहा जाता है। जैसे जैसे मान लो हमने कोई एक अपना कपड़ा धोया, कपड़े को धो करके सूखने डाल दिया, अब वो सूखने के बाद हमने प्रेस करके पहना और प्रेस करके पहनने के 4 दिन बाद हमें पता चला कि ये अब बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तो वो जो कपड़ा गंदा हुआ है, ये कपड़ा कब गंदा हुआ, क्या आप पर्टिकुलर समय उसका बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। किस समय गंदा हुआ? क्या 2:05 5 सेकंड पर यह गंदा हुआ? नहीं कह पाएंगे। इसमें जो मैल लग रहा है धीरे 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 धीरे, वो तभी से लग रहा है जब इसको हमने सूखने डाला है, तभी से इसमें धूल मिट्टी आदि के कण चिपक रहे हैं। तभी से जब से हमने पहना है, 2 दिन 3 दिन हमने पहना है, वो 2 दिन लगातार, 2 घंटे लगातार इसमें मैल चिपक रहा है। तो ये जो 2 दिन में ये गंदा हो गया, ये जो 2 दिन का व्यवहार काल कहलाएगा। जो 2 दिन का हम कथन कर रहे हैं, इसी को हम व्यवहार काल कहते हैं। हम आप जो हैं, जब हम पैदा हुए थे तब इतने से थे, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब हम कब बढ़ रहे हैं, कौन से समय बढ़ रहे हैं, हम नहीं कह सकते। हम प्रति समय बढ़ रहे हैं। हमारा शरीर प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्रति समय, एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय हमारे शरीर के अंदर कोई क्रिया ना हो रही हो, हमारी कोशिकाएं वृद्धि को प्राप्त ना हो रही हो। जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, ये प्रति समय वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें कब पता चलता है? हमें पता चलता है साल भर बाद, 2 साल बाद, जब कोई अन्य रिश्तेदार हमको देखता है जिसने हमें साल भर से नहीं देखा, वो जब काफी समय बाद देखता है तब वो कहता है, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। जो रोज देखने वाले हैं उनको पता नहीं चलेगा। तो जो वर्तना लक्षण है वो प्रति समय का लक्षण होता है। प्रति समय का जो परिवर्तन है उसको हम वर्तना कहते हैं, और जो घड़ी, घंटा, दिन आदि का लक्षण होता है उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। ये जो व्यवहार काल है ये 4 प्रकार का होता है। परिणाम आदि, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये 4 प्रकार से व्यवहार काल होता है। परिणाम किसे कहते हैं? स्थिर वस्तु में जो परिवर्तन होता है उसे परिणाम कहा जाता है। स्थिर वस्तु में परिवर्तन का क्या मतलब है? जैसे मकान हमने बनाया, ये स्थिर है अपनी जगह पर। जो दीवार आज हमने खड़ी की है, क्या ये दीवार सैकड़ों हजारों वर्षों तक ऐसी ही रहेगी? नहीं रहेगी। 10, 20, 50 साल तक तो रहेगी, लेकिन 50 साल के बाद, कुछ सालों के बाद उसके परमाणु भी खिरने लगेंगे, उनमें भी परिवर्तन होने लगेगा। तो वो जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम बोलते हैं परिणाम। स्थिर वस्तु में होने वाला परिवर्तन, उसको हम परिणाम कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो क्रियाशील होती हैं। जैसे हमने चेयर ली, आज उस ऊपर के कमरे में ले गए, कल नीचे के कमरे में ले गए, परसों उधर रख दिए, कल इधर रख दिए। तो जो वस्तु चलायमान हो रही हैं, यहां से वहां गमन कर रही हैं, ऐसी वस्तुओं में जो ये क्रिया हो रही है, इस क्रिया के कारण भी वस्तुओं में परिवर्तन होता है। स्क्रैच आएंगे, टूटेगी, फूटेगी, ये जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिया। परिणाम का मतलब स्थिर वस्तु में होने वाला परिवर्तन, क्रिया का मतलब जो क्रियाशील वस्तुएं हैं उनके हलन चलन से होने वाला परिवर्तन। तीसरा विकल्प होता है परत्व और अपरत्व का। परत्व और अपरत्व किसे कहते हैं? परत्व यानी बड़ा और अपरत्व यानी छोटा। ये परत्व और अपरत्व 2 प्रकार से नापा जाता है, एक क्षेत्र की दृष्टि से, एक काल की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से कैसे? जैसे हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है, तुम्हारा प्लॉट छोटा है, ये क्षेत्र की दृष्टि से। हमारी हाइट बड़ी है, तुम्हारी हाइट छोटी है, ये क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन काल की दृष्टि से बड़ा और छोटा कैसे नापा जाता है? काल की दृष्टि से नापा जाएगा। जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं कि हम 38 साल के हैं, ये 40 साल के हैं, तो ये तुमसे 2 साल बड़े हैं। ये 40 साल के हैं, ये 70 साल के हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये 30 साल तुमसे बड़े हैं, तुम 30 साल छोटे हो। तो ये जो छोटे और बड़े का भेद किया गया है, ये काल की दृष्टि से किया गया है। यहां पर जो हमने 30 साल शब्द कहा है, ये साल क्या है, वर्ष क्या है? ये काल का परिमाण है। काल द्रव्य के परिमाण कितने होते हैं? कई प्रकार से हो सकते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है समय।
अभी जैसे हम लोग जो वर्तमान में प्रयोग करते हैं, हम लोग सबसे काल की छोटी इकाई बोलते हैं सेकंड, फिर 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, हम इस प्रकार से अभी व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जो 1 सेकंड का समय है, इस 1 सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं। आगम की अपेक्षा देखेंगे तो काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई समय होती है। समय से छोटा भाग कोई भी नहीं होता। एक समय को कैसे परिभाषित करेंगे? एक समय को परिभाषित करने का जो आगम में कथन आया है वो ये है कि जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य का अणु या परमाणु जो है जिसका दूसरा भाग ना हो सके, वो परमाणु धीमी गति से चलते हुए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगाता है उसको हम एक समय कहते हैं। फिर से समझें, एक समय किसे कहेंगे? एक समय का मतलब है कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में कैसी गति से? धीमी गति से जाने में जितना काल लगाएगा उसको एक समय कहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कहा धीमी गति से? क्योंकि जब वही परमाणु तीव्र गति से गमन करता है तो परमाणु तीव्र गति से गमन करते हुए एक समय में 14 राजू भी जा सकता है। लोकांत से लेकर के लोकाग्र तक एक समय में 14 राजू की गति भी हो सकती है। लेकिन जब वही परमाणु मंद गति से गमन करता है तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जितना समय लगता है उसे एक समय कहते हैं। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली होती है और ऐसे असंख्यात आवली का 1 सेकंड होता है। अब ऐसे समझे हम, पहले समय, फिर असंख्यात समयों की एक आवली, असंख्यात आवली का 1 सेकंड, फिर 60 सेकंड का 1 मिनट, फिर 24 मिनट की 1 घड़ी, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त का 1 दिन, इस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये जो काल द्रव्य का व्यवहार हम कर रहे हैं, घड़ी, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, युग, ऐसे शताब्दी, सहस्राब्दी, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं व्यवहार काल। तो व्यवहार काल 4 रूपों में हो गया: परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। परिणाम स्थिर वस्तु में होने वाला परिवर्तन, क्रिया चलायमान वस्तु में होने वाला परिवर्तन, परत्व और अपरत्व यानी काल द्रव्य की अपेक्षा छोटा और बड़ापन। ये जो व्यवहार होता है इसको हम व्यवहार काल कहते हैं। ये देखने में आएगा, इसका हम व्यवहार करते हैं, ये दृष्टिगोचर होता है। अब हमने जैसे क्लास लगाते लगाते आधा घंटे हो गया, 1 घंटे हो गया, ये व्यवहार काल है। लेकिन क्लास कब से चल रही है? प्रति समय। वो एक एक समय का वर्णन हम नहीं किया जा सकता, ना कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्तन। तो वर्तना जिसका लक्षण है वो निश्चय काल है और घड़ी, घंटा, दिन आदि जिसका लक्षण है वो व्यवहार काल होता है। तो इस प्रकार से काल द्रव्य के बारे में हमने समझा। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त होता है उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। इस काल द्रव्य के 2 भेद हैं, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। व्यवहार काल परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि ये व्यवहार काल है और वर्तना जिसका लक्षण है उसको हम निश्चय काल कहते हैं। अब ये काल द्रव्य कितने होते हैं, कहां पर स्थित होता है, कैसा होता है, इसके लिए आचार्य महाराज अगली गाथा लिख रहे हैं। आइए देखते हैं अगली गाथा। आइए देखें अगली गाथा देखते हैं। अभी पिछली गाथा में हमने काल द्रव्य के स्वरूप पर चर्चा की। उसमें बताया था कि जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है उसे हम काल द्रव्य कहते हैं। उस काल द्रव्य के कितने भेद किए? 2 भेद किए, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। जो परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व रूप लक्षण वाला होता है उसे हम व्यवहार काल कहते हैं और जो वर्तन अर्थात वर्तना लक्षण वाला होता है उसे हम परमर्थो अर्थात परमार्थभूत निश्चय काल कहते हैं। निश्चय काल एक समयवर्ती होता है जबकि व्यवहार काल घड़ी, घंटा, दिन, महीना, पक्ष, साल इत्यादि कई भेद वाला हो सकता है। अब यहाँ इस गाथा में बता रहे हैं कि यह काल द्रव्य कहाँ पाया जाता है और यह कितने रूपों में होता है, काल द्रव्य के कितने भेद किए जाते हैं, काल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, काल द्रव्य की संख्या कितनी है, इत्यादि विषयों को इस गाथा में अपन समझेंगे। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझें। लोयायास पदे से, लोयायास पदे से
इक के जेठिया हुए किक्का, इक के जेठिया हुए किक्का, रैणाणम राशिमिव, रैणाणम राशिमिव, ते कालाणु असंख दवाणी, ते कालाणु असंख दवाणी, लोयायास पदेसे, लोयायास पदेसे, इक के जेठिया हुए किक्का, इक के जेठिया हुए किक्का, रैणाणम राशिमिव, रैणाणम राशिमिव, ते कालाणु असंख दवाणी, ते कालाणु असंख दवाणी। एक बार आप लोग पढ़े, लोयायास पदेसे, इक के जेठिया हुए किक्का, रैणाणम राशिमिव, ते कालाणु असंख दवाणी, लोयायास पदेसे, इक के जेठिया हुए किक्का, रैणाणम राशिमिव, ते कालाणु असंख दवाणी। देखें, अब इस गाथा में बता रहे हैं लोयायास पदेसे, लोयायास यानी लोकाकाश के, पदेसे यानी प्रदेश पर। कितने प्रदेश पर? इक के, एक एक प्रदेश पर। जो लोकाकाश की संरचना भी हमने समझी थी, उस लोकाकाश की संरचना में जो लोकाकाश ऊपर एक राजू है, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू, मध्य लोक पर 1 राजू और अधोलोक में सर्वत्र नीचे, सबसे नीचे 7 राजू और 14 राजू की ऊंचाई। तो ये जो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उन लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर जेठिया हुए किक्का, जो एक एक काल द्रव्य का अणु स्थित है। काल द्रव्य का अणु कितना है? काल द्रव्य का एक अणु है, एक प्रदेश मात्र काल द्रव्य होता है। जैसे पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य कैसा होता है? पुद्गल द्रव्य अणुरूप भी है और स्कंद रूप भी है। पुद्गल द्रव्य का जो सूक्ष्म अविभागी कण होता है, जिसका दूसरा भाग नहीं होता, उसको हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जब वही परमाणु अन्य परमाणु से संयोग करता है तो वो स्कंध बन जाता है। अब वो स्कंध कितना हो सकता है? अनंत परमाणुओं का भी हो सकता है, असंख्यात परमाणुओं का भी हो सकता है। यहां क्या बता रहे हैं? यहां पर भी परमाणु है, लेकिन यहां पर जो एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु स्थित है, कैसा स्थित है? रैणाणम राशिमिव, रैणाणम अर्थात रत्नों की राशि के समान। रत्नों की राशि का मतलब क्या है? जैसे एक कमरे में रत्न भर दिए जाएं तो पूरा कमरा रत्नों से भर गया। अब पूरा कमरा रत्नों से भर गया, कमरे के एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न स्थित है, लेकिन हर रत्न अलग अलग है। वो रत्न एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। जैसे अभी हमने बताया, पुद्गल द्रव्य के अणु आपस में मिलकर के स्कंध बना सकते हैं, लेकिन काल द्रव्य का अणु आपस में मिलेगा नहीं। ये कितने भी एक साथ बने रहे, हर प्रदेश पर एक एक अणु है और एक अणु दूसरे अणु से स्पर्शित है। स्पर्शित होने के बाद भी ये अणु अलग है, ये अणु अलग है, ये अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है। तो काल द्रव्य के जितने अणु होंगे उतने ही काल द्रव्य कहलाते हैं। ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, ऐसे प्रदेश कितने हैं? जब एक एक प्रदेश पर एक एक अणु स्थित होगा तो फिर लोकाकाश के जितने प्रदेश होंगे उतने कालाणु होंगे। अब लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश होते हैं असंख्यात। जब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक काल का अणु स्थित है, तो काल द्रव्य के अणु कितने हो गए? काल द्रव्य के अणु भी असंख्यात होंगे। तो ते कालाणु असंख्य दव्वाणी, ये वो जो काल के अणु हैं वो असंख्य द्रव्य कहलाते हैं। ये जो एक काल का अणु है, ये काल द्रव्य की दो पर्याय नहीं होती हैं कि अणु रूप भी हो और स्कंद रूप भी हो। काल द्रव्य हमेशा अणु रूप में ही पाया जाता है।
काल द्रव्य कभी स्कंध नहीं बनता। काल द्रव्य के परमाणु कभी दूसरे परमाणु के साथ बंध को प्राप्त नहीं होते। बंध को प्राप्त करने के लिए मात्र पुद्गल में भी स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रूक्ष का गुण पाया जाता है। उस स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से उसमें बंध हो जाता है। तो वो जो पुद्गल का परमाणु है वो तो दो परमाणु आपस में मिलकर के स्कंध बना लिए, लेकिन काल द्रव्य के अणु में ना तो स्निग्धपना है न रूक्षपना है। काल द्रव्य के अणु आपस में मिलकर के स्कंध रूप संरचना नहीं बनाते, वो हमेशा अणुरूप में हैं, अणुरूप में थे और अणुरूप में ही रहेंगे। तो काल द्रव्य का जो एक एक अणु एक एक प्रदेश पर स्थित है, तो ऐसे असंख्यात प्रदेश हुए और असंख्यात प्रदेशों पर असंख्यात अणु हैं। तो एक अणु अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य है। काल द्रव्य कैसा है? एक अणु अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। तो काल द्रव्य कितने हो गए? असंख्यात अणु हुए तो असंख्यात द्रव्य हो गए। जैसे जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य भी अनंतानंत। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य एक है। अधर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म द्रव्य एक है। आकाश द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य भी एक है। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात है। जब हम द्रव्य की संख्या की बात करेंगे तो जीव द्रव्य अनंतानंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश द्रव्य ये तीनों एक एक हैं और काल द्रव्य असंख्यात है। जब हम इन द्रव्यों के प्रदेशों की बात करेंगे तो प्रदेश कितने होंगे? एक आत्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है। पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। जैसे दो अणुओं का एक स्कंध बना तो ये कितने प्रदेशी होगा? ये दो प्रदेशी होगा अधिक से अधिक, या तो एक प्रदेश में रहेगा या दो प्रदेश में। 10 अणुओं ने मिलकर के एक स्कंध बनाया तो ये कितने स्थान में रह सकते हैं? ये एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, दो प्रदेश में भी रह सकते हैं और 10 प्रदेशों में भी रह सकते हैं। इसी प्रकार से अनंत परमाणुओं का जो स्कंध है वो एक प्रदेश में भी रह सकता है, असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। तो जो पुद्गल है, पुद्गल के कितने प्रदेश होंगे? पुद्गल एक प्रदेशी भी है, पुद्गल बहुप्रदेशी भी है, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी होता है। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होता है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। अभी हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। जब उसमें हम दो भेद करेंगे, लोकाकाश अलोकाकाश, तो अलोकाकाश अनंत प्रदेशी और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? काल द्रव्य एक प्रदेशी है, क्योंकि अणु रूप में ही पाया जाता है। काल द्रव्य जो द्रव्य है वो अणु रूप में ही पाया जाता है, इससे बड़ा आकार काल द्रव्य का है ही नहीं। और वो अणु एक प्रदेश पर एक अणु स्थित है, तो वो एक अणु कितने प्रदेशी हुआ? एक प्रदेशी। तो काल द्रव्य का प्रदेश कितने हैं? काल द्रव्य के अणु का एक प्रदेश है। और ऐसे अणु कितने हैं? ऐसे अणु असंख्यात हैं, इसलिए काल द्रव्य भी असंख्यात है। फिर से देखें, लोयायास प्रदेशे, लोकाकाश के प्रदेशों पर। कितने प्रदेशों पर? 21 के। लोयायास 21 के प्रदेशे, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जे थियाहु 21 का, जे कालाणु अर्थात जो काल द्रव्य का अणु स्थित है। कहां? 21 का एक एक कालाणु स्थित है। कहां स्थित है? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर। कैसे स्थित है? रैणाणम राशि में। रैणाणम राशि में का मतलब रत्नों की राशि के समान। कितनी भी रत्नों की राशि भर दी जाए वो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे में एक नहीं होंगे, वो एक क्षेत्रावगाही नहीं होंगे, वो रत्न राशि अलग अलग ही रहेगी। तो ऐसे रत्नों की राशि के समान वे कालाणु, वे काल के अणु कितने हैं? असंख्य द्रव्याणि, असंख्यात द्रव्य रूप होते हैं। तो जब द्रव्यों की संख्या की बात की जाएगी तो काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं। लेकिन जब प्रदेशों की बात की जाएगी, काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो एक प्रदेशी है। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंतानंत हैं, लेकिन प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य की संख्या की बात करेंगे तो धर्म द्रव्य एक है,
लेकिन प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। अधर्म द्रव्य संख्या में एक है, लेकिन प्रदेश असंख्यात। आकाश द्रव्य संख्या में एक है, प्रदेश की अपेक्षा अनंतानंत। इस प्रकार से ऐसा लगाया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने काल द्रव्य के बारे में समझा। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव आदि छह द्रव्यों के परिणमन में सहायता करता है, जो स्वयं भी परिणमित होता है और अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में सहायता करता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये काल द्रव्य दो प्रकार का है, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि लक्षण वाला है और निश्चय काल वर्तना लक्षण वाला होता है। जो स्थिर वस्तु में परिवर्तन होता है वो परिणाम है, जो क्रियाशील वस्तु में परिणमन होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। छोटा अपरत्व और बड़ा परत्व, ये 40 का है, ये 60 साल का है, तो 60 साल का व्यवहार ये परत्व, 40 साल का छोटा है ये अपरत्व। तो ये जो व्यवहार किया जाता है इसे हम व्यवहार काल कहते हैं। और प्रति समय का परिवर्तन जो होता है उसे हम वर्तना या निश्चय काल कहते हैं। फिर इस गाथा में अपन ने देखा कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो काल का एक एक अणु स्थित है, कैसे स्थित है? रत्नों की राशि के समान, ऐसे वे कालाणु असंख्य द्रव्याणि, ऐसा काल द्रव्य असंख्यात द्रव्य होते हैं। ऐसे काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने काल द्रव्य की चर्चा की। तो यहां तक अपनी सारी छह द्रव्यों की चर्चा हो गई। जीव द्रव्य के बारे में भी समझ लिया, उद्गल द्रव्य के बारे में भी हो गया, धर्म अधर्म भी हो गया, आकाश द्रव्य भी हो गया, काल द्रव्य भी हो गया। तो यहां तक छह द्रव्यों के स्वरूप आदि का, प्रदेश आदि का वर्णन किया। अब आगे की गाथा में ये बताएंगे पंचास्तिकाय। 5 अस्तिकाय कौन है, अस्तिकाय किसे कहते हैं, और 6 द्रव्यों में से 5 हैं। काल द्रव्य को अस्तिकाय नहीं माना, तो ये काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है, ये चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।